उपयुक्त स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था, सेवा सदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का कहना, आगरा के चिकित्सक सीख ले कोरोना के साथ जीना, कोरोना के मरीजों को चिकित्सक दे सही इलाज। पर्यटन व्यवसाय चालू न होने से व्यापारियों में भारी नाराजगी, नहीं हो पा रहा है कामकाज शुरू। पीड़ित की आंखें फोड़ फिरोजाबाद थाना नसीरपुर में खुलेआम घूम रहे हैं अपराधी, पुलिस प्रशासन नहीं कर रही है कार्यवाही। देहात में एसडीएम सदर ने जारी की गाइडलाइन, दुकानें खोलने को लेकर बनी लोगों की भ्रांतियां गाइडलाइन के जारी होने के बाद हुई दूर। बरसात के पहले नगर निगम ने शहर के नाले सफाई का कार्य किया शुरू, विशाल पंपिंग मशीन के उद्घाटन के साथ शहर भर में काम हुआ शुरू। फीस माफी को लेकर एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। एनएसयूआई का कहना, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करें व फीस की जाए माफ। प्रसपा प्रदेश अध्यक्ष नितिन कोहली और भाजपा सांसद के बीच राजनीतिक नोकझोंक नहीं रही है थम। भाजपा सांसद पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए नेताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। लॉकडाउन की वजह से ब्लड बैंकों में हुई रक्त की कमी को देखते हुए कई संस्थाएं कैंप लगाकर कर रही हैं रक्त का दान। रक्तदान महादान कर दिया जा रहा है संदेश। शहर और देहात में बाजार खोले जाने के लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई हैं। जहां शहर में नगर निगम और जिला प्रशासन ने अपनी गाइडलाइन जारी की, तो वहीं देहात इलाकों में एसडीएम सदर गरिमा यादव ने बाजारों को खोले जाने के लिए अपनी गाइडलाइन जारी की। दरअसल बाजार खोले जाने को लेकर शहर और देहात में भ्रांतियां थी, जहां जिला प्रशासन ने अपनी गाइडलाइन जारी करके स्थितियां साफ कर दी हैं। बाजार खोले जाने को लेकर शहर और देहात में अलग अलग स्तर पर गाइडलाइन जारी की गई है। जहां नगर निगम ने आगरा शहरी सीमा क्षेत्र में बाजार खोले जाने को लेकर संविषम स्थिति में बाजार खोले जाने की अनुमति दी, तो वहीं देहात की जिम्मेदारी एसडीएम सदर गरिमा यादव पर है। जिला प्रशासन नगर निगम के साथ में देहाती इलाकों में सामंजस्य बिठाते हुए प्रणाली के जरिए देहात इलाकों में बाजार खोले जाने हैं। साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया है कि दवाई, शराब और दूध की दुकानें रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत नहीं आएंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान हो, शोरूम हो या फिर अन्य दुकान हो, इनको खोले जाने के लिए बकायदा देहाती इलाकों में एसडीएम ने तय दिन कर दिया है कि किस दिन कौन सी दुकान खोली जानी है। जितने भी देहात क्षेत्र हैं उसमें सभी प्रकार की दुकानों को अलग अलग दिन खोले जाने की व्यवस्था की गई है। जैसे कुछ दुकानें जो है वो प्रतिदिन के आधार पर खोलने का निर्णय किया गया है। जैसे नमकीन, दाल मोठ की दुकानें, किराना स्टोर की दुकानें, कॉन्फेक्शनरी की दुकानें हैं, खली, चूनी, चोकर हैं, मिट्टी के बर्तन के हैं, मेडिकल की दुकानें हैं। इसके अलावा खाद बीज की दुकानें हैं, बुक, स्टेशनरी इत्यादि की जो दुकानें हैं वो प्रतिदिन खोलने की व्यवस्था की गई है और कुछ दुकानों को दिन के आधार पर निर्धारित किया गया है। दरअसल शहर और देहात में बाजार खोले जाने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लोगों में कुछ भ्रमिकता थी, जिसको लेकर एसडीएम सदर गरिमा यादव ने अपने आदेश को साफ कर दिया है। एसडीएम के आदेश के मुताबिक देहात इलाकों में अगर हम बाजार की स्थिति पर बात करें तो दूध, शराब और दवाई की दुकानें नियमित रूप से खोली जाएंगी। दूध, शराब और दवाई की दुकानें रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत नहीं आएंगी। किसान को सब्जी मंडी लगाने पर कोई रोक नहीं होगी। अब किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपनी सब्जी बेच सकेगा। ठेले वाले भी प्राइवेट प्लॉट में ना लगाकर अब सड़क किनारे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके सब्जी बेचते हैं। शराब, दूध और दवाई को छोड़ के अन्य दुकानें दिन के हिसाब से खोली जाएंगी। शादी के लिए लोगों को कोई भी प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है। शादी के लिए 15 लोग लड़का पक्ष, 15 लोग लड़की पक्ष के ही शामिल हो सकते हैं। इलाकाई थाने में केवल सूचना देकर शादी कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। कुछ दुकानें जैसे ज्वेलरी शॉप है, रेडीमेड गारमेंट की दुकानें हैं, ऑटोमोबाइल वर्क्स की गराज वगैरह हैं और टेलरिंग की दुकानें हैं, गिफ्ट शॉप है, फोटो स्टेट मशीन है, जूते, चप्पल, चश्मे
और सैनिटरी प्रिंटिंग प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हैं। ये सोमवार, बुधवार और शनिवार को खुल रही हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की दुकान है, अटैची स्कूल बैग की दुकान है, कॉस्मेटिक की दुकान है, फर्नीचर, साइकिल की दुकान, हार्डवेयर, बर्तन और गैस चूल्हे, मोबाइल की दुकान, कृषि यंत्र और कीटनाशक की दुकान, ऑटोमोबाइल के शोरूम्स और लोहे की दुकानें जो है ये मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को खुल रही हैं। मंडियों को लेकर थोड़ी सी भ्रामकता बिहार के क्षेत्रों में है। किस तरीके के मंडी लगाने की दिशा निर्देश जारी है? कई जगह एसडीएम सदर को शिकायत मिली थी कि लोगों ने सब्जी मंडी के नाम पर अवैध उगाही करनी शुरू कर दी है और किसानों का शोषण किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी को गुमराह करके प्राइवेट प्लॉट में सब्जी मंडी में लगाई गई है, जिस पर एसडीएम सदर ने जांच शुरू कर दी और जल्द ही प्रशासन अपने आदेश को निरस्त करने जा रही है। बरसात के सीजन से पूर्व नाले सफाई का कार्य बड़े स्तर पर किया जा रहा है। शासन स्तर से आगरा शहर में नाले सफाई का ठेका बवाक कंपनी को दिया गया है। नाला और अंडरग्राउंड सीवरेज सफाई के लिए कंपनी की विशाल पंप मशीन का उद्घाटन आगरा के महापौर नवीन जैन ने किया। बरसात के सीजन से पहले नगर निगम ने नालों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया है। आगरा के महापौर नवीन जैन का कहना है कि आगरा में बड़े स्तर पर जल भराव की समस्या देखी जा रही है। इस समस्या को खत्म करने के लिए अब नगर निगम को अभी से नाला सफाई कार्य को निर्देशित किया गया है। दरअसल पूर्व में नाला सफाई का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाता था, मगर अब प्राइवेट तौर पर बवाक कंपनी के कर्मचारी नाला सफाई का कार्य करेंगे। इस कंपनी को शासन स्तर से आगरा में नाले सफाई का कार्य का ठेका दिया गया है। सोमवार को नाला सफाई, अंडरग्राउंड सीवरेज को साफ करने के लिए कंपनी की विशाल पंपिंग मशीन का उद्घाटन आगरा के महापौर नवीन जैन द्वारा किया गया। जलभराव की समस्या थी और अजीत नगर की भी जलभराव प्रतिवर्ष होता है। जलभराव ना हो इसके लिए जो भूमिगत हमारे नाले हैं सीवर वाले, तो उनको हम सफाई के अभियान की आज शुरुआत इस क्षेत्र में हम करने जा रहे हैं। और इसी क्षेत्र में नहीं, हमने पूरे आगरा शहर को जलभराव मुक्त करने का एक प्रयास शुरुआत की है। जितने भी बड़े छोटे नाले हैं, 400 के करीब हमारे शहर के नाले हैं, उनकी नालों की सफाई प्रतिदिन पिछले 2 महीने से हम लगातार कर रहे हैं। और लेकिन कुछ जनता के द्वारा मैं अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखा है नाले के ऊपर, और उनके कारण से हमारी सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं कहता हूं कि भाई जो व्यवधान जो इंक्रोचमेंट के कारण से आ रहा है उसे तोड़ रहे। मेरे दिल को बहुत चोट भी लगती है, तकलीफ भी होती है, लेकिन आम जनमानस की सुविधा देने के लिए कोई एक व्यक्ति की लापरवाही से पूरे मोहल्ले में जलभराव हो, यह उचित नहीं होता है। थाना शाहगंज के अर्जुन नगर एयरपोर्ट मेन गेट के पास में महापौर नवीन जैन, क्षेत्रीय पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इलाकाई लोगों की मौजूदगी में महापौर नवीन जैन ने बेबाक कंपनी की सीवरेज पंपिंग मशीन का उद्घाटन किया। लोगों से अपील की कि जिन लोगों के घरों में आगे अतिक्रमण है वे तत्काल रूप से इसे हाथ से हटा लें। इसलिए मेरा अनुरोध है ऐसे सभी महानुभावों से जिन्होंने अपने नाले के ऊपर इंक्रोचमेंट कर रखा है उसे तत्काल हटा दें और नगर निगम के कार्यों को सहयोग प्रदान करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाला जो समय है बरसात का, उस आने वाले बरसात के समय में जलभराव ना हो शहर में, ये मेरी निरंतर कोशिश है। आप लोग मुझे सहयोग करिए, मैं शहर को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने में पूरी ताकत लगाकर आपको दूंगा। इस मौके पर इलाके के पार्षद, क्षेत्रीय लोग और अन्य नेतागणों में भी भारी हर्षोल्लास देखा जा रहा था। लोगों का मानना है कि बेबाक कंपनी द्वारा लाई गई विशाल पंपिंग मशीन से शहर के बड़े नाले या अंडरग्राउंड सीवरेज को जल्द साफ किया जा सकेगा। नगर निगम द्वारा एक बेबाग कंपनी है जो सीवर की सफाई का कार्य करेगी आगरा नगर निगम के अंतर्गत, और उसकी अत्याधुनिक जो मशीनें आज आई हुई हैं उसके उद्घाटन के लिए माननीय महापौर नवीन जैन जी यहाँ आए हैं और उन्होंने बीड़ा किया है कि सीवर के संबंधित जितने भी समस्याएं होंगी उनका आगे निराकरण कराएंगे। मैं समझता हूँ आगरा में सीवर की समस्या सबसे ज़्यादा खराब है। अगर ये हो पाया तो एक बहुत बड़ा काम होगा। हम शुभकामना देते हैं कि ये काम ठीक हो। इस बार नगर निगम का कहना है कि जलभराव से मुक्ति के लिए जहां बेबाक कंपनी के कर्मचारी सड़कों पर हैं, तो वहीं नगर निगम की ओर से महापौर नवीन जैन भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने घर के बाहर आगे के अतिक्रमण को हटा लें और शहर को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। सरकार और स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बाद भी आगरा के होटल व पर्यटन व्यवसायी अपना कारोबार फिलहाल शुरू करने को तैयार नहीं है। विभिन्न पर्यटन स्थलों के
फिलहाल बंद होने और कारोबार भी पटरी पर न आने के कारण बाजार में पर्यटक पूरी तरह से शून्य है, जिसको देखते हुए पर्यटन व्यवसायी फिलहाल अपने होटल, एम्पोरियम आदि शुरू नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के आधार पर स्थानीय प्रशासन ने 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट, मॉल आदि खोलने की अनुमति जारी कर दी, लेकिन आगरा के होटल कारोबार फिलहाल अपने होटल खोलने को तैयार नहीं है, जिसके कई कारण भी हैं। वर्तमान समय में चल रही परिस्थितियों और कोरोना वायरस के संक्रमण के निरंतर बढ़ने को लेकर फिलहाल होटल व्यवसायी कुछ दिन और इंतजार करने की बात कर रहे हैं। वहीं वर्तमान समय में जो हालात हैं, ऐसे में पर्यटक भी नहीं है, लिहाजा होटल व्यवसायियों का कहना है कि फिलहाल वे अपने होटल नहीं खोलेंगे। होटल एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाधवा का कहना है कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन पूरी तरह से सही है, लेकिन वे फिलहाल अपने होटल पर्यटकों के लिए नहीं खोल रहे हैं। लेकिन लगातार 2.5 महीने से होटल बंद रहने के कारण सभी होटलों में साफ सफाई व मेंटेनेंस का काफी काम कराया जाना है, जिसके लिए वे अपने होटल फिलहाल खोल रहे हैं। इनमें केवल साफ सफाई के कार्य व अन्य कागजी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। होटल पर्यटकों के लिए खोलने का निर्णय बाद में ही लिया जाएगा। भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा जिस प्रकार से होटल एंड रेस्टोरेंट्स खोलने के लिए निर्णय लिया गया है, वो निर्णय सही है, क्योंकि इस दरमियान हम अपने होटल्स के लिए मेंटेनेंस वगैरह आदि करा सकेंगे, साफ़ सफाई करा सकेंगे, क्योंकि 2.5 से 3 महीने से जो होटल बंद पड़े हैं उनकी जो रख रखाव है बहुत ख़राब हो चुका था। और जो पर्यटक तो हमें नहीं मिलेंगे क्योंकि ताजमहल बंद है, पर कई टूरिस्ट ऐसे हैं जो कि अपने ऑफिशियल काम से आते हैं, जिस प्रकार से बैंक के ऑडिट करने वाले हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मार्केटिंग से संबंधित जो लोग हैं, उनके लिए होटल्स जो हैं अवेलेबल हो पाएंगे। और जो होटल्स उनको एंटरटेन करते हैं उनके लिए एक फ़ायदे का सौदा है, और मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। एक्चुअली आज से 8 तारीख से ओपनिंग का गवर्नमेंट ने कहा है कि आप खोल सकते हैं, पर हम लोग इस समय इस स्थिति में नहीं है कि हम 3 महीने से बंद किसी यूनिट को या किसी होटल को, गेस्ट हाउस को आप तुरंत चालू कर पाएँ। तो फिलहाल तो हमें इसके लिए 1 हफ्ता लगेगा कि हम उसको पहले देखें कि हमारा सामान कैसा है, बेड सैनिटाइज करना पड़ेगा, रूम सैनिटाइज करना पड़ेगा, सब चीज़ों को एक दोबारा तरीके से फिर से सैनिटाइज करके फिर हम इसे ऑन पब्लिक के लिए हम खोल सकते हैं, जो कि बाहर से कोई गेस्ट आए जिसे रूम चाहिए हो तो वो ले सकें। होटल कारोबारियों का ये भी मानना है कि जब तक पर्यटन का माहौल नहीं बन जाता तब तक होटल खोलने का कोई फायदा नहीं है। होटल कारोबारी पुनीत अरोड़ा व एसोसिएशन अध्यक्ष रमेश वाधवा का यही कहना है कि पहले सरकार ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी जैसे तमाम ऐसे देश भर के पर्यटन स्थलों को खोल दे, व्यापार व ट्रेनों की आवाजाही सामान्य हो जाए, तभी पर्यटकों के निकलने का माहौल बनेगा। इससे पहले होटल्स को खोलने का कोई फायदा नहीं है। ताजमहल और अदर जो ASI मॉन्यूमेंट्स हैं उसको भी खोला जाए, क्योंकि जो टूरिस्ट आगरा के अंदर आएगा उसको अगर ताजमहल वगैरह खुला नहीं होगा तो वो अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा। प्लस इसके साथ में एक चीज़ और है कि जो बैंक्स के ऑडिट्स और अपना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और दूसरे जो मार्केटिंग करने के लिए लोग आते हैं, उनको होटल खुलने से एक आसानी और सुविधा मिलेगी, क्योंकि वो आके अपना नाइट वहाँ गुजार सकेंगे। जब होटल बंद थे तो वो लोग काफ़ी समय से वो इंक्वायरीज कर रहे थे कि साहब हमको आगरा आना है, पर हम लोग उनको जो है कुछ सही तरीके से नहीं बता पा रहे थे। और अब जो होटल्स खुल गए हैं तो वो लोग भी अपना प्रोग्राम बना सकते हैं आगरा आने के लिए। इसमें दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि जो होटल्स इतने लंबे समय से सफ़र कर रहे थे, जिन्होंने होटल्स अपने लीज पे लिए हुए थे, जिनके यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको देने के लिए तनख्वाह नहीं है, रेंट्स नहीं है, उसके बारे में भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ सोचना चाहिए और उनकी कुछ मदद करनी चाहिए। जब बाजार में पर्यटक नहीं होगा तो फिर एम्पोरियम भी खोलने का कोई फायदा नहीं है, लिहाजा आगरा के तमाम एम्पोरियम भी फिलहाल बंद रहेंगे। तमाम ऐसे एम्पोरियम शोरूम है जो पूरी तरह से बाहरी पाठकों पर आधारित है और उन्हीं के आधार पर ही इनका काम चलता था, लिहाजा अब वे भी अपने एम्पोरियम आदि शुरू नहीं कर रहे हैं। आगरा के चिकित्सक भी कोरोना के साथ जीना और काम करना सीख लें, ये कहना है SN मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला का। डॉक्टर काला का मानना है कि कोरोना वायरस की दहशत को निकाल प्राइवेट चिकित्सक भी अब पूरी तरह से अपनी सेवाएं दें।
जिससे कि कोरोना के साथ साथ अन्य मरीजों का भी इलाज ठीक से हो सके। लॉकडाउन के दौरान आगरा जिले की तमाम चिकित्सीय सेवाएं लगभग 2 महीने तक पूरी तरह से ठप रही। प्रशासन व सरकार की ओर से लगातार निजी चिकित्सकों के साथ संपर्क किए गए, कई प्रयास भी किए गए, आश्वासनों के दौर भी चले, लेकिन आगरा के मरीजों को इसका कोई फायदा नहीं मिला। इस दौरान तमाम गंभीर मरीजों की इलाज न मिलने से मौत भी हो गई और तमाम हॉस्पिटल के बाहर केवल इसलिए तड़पते रहे कि वे कोरोना की जांच नहीं करा पा रहे थे। फिर भी निजी चिकित्सकों ने इलाज की सुविधा शुरू नहीं की और प्रशासन दवा बनाने की कार्यवाही करता रहा। हालांकि कुछ हॉस्पिटल्स ने इलाज की व्यवस्था शुरू कर दी है, लेकिन साथ ही चिकित्सकों की फीस व जांच इलाज का खर्च भी कई गुना एक साथ बढ़ा दिया गया है। वर्तमान समय में जब लॉकडाउन धीरे धीरे खोलने की स्थितियां में है, ऐसे में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। लिहाजा एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला का कहना है कि निजी चिकित्सकों को कोरोना के साथ जीने वाले इलाज करने की आदत डाल लेनी चाहिए। वे सुरक्षा मानकों को अपनाते हुए इलाज करें, क्योंकि अब आने वाले समय में कोरोना के मामले और बढ़ेंगे। सेक्टर मेरे को लगता है धीरे करके उनको आना ही पड़ेगा, उनके पास मजबूरी है, वो अपने अस्पताल बंद नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे करके उनको, क्योंकि अब हमको ये समझना पड़ेगा कोविड कोई 1-2 महीने के बाद नहीं, अब हमको इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। और प्राइवेट अस्पताल हो चाहे गवर्नमेंट अस्पताल हो, तो हमको कोविड मरीज जो हैं पूरे प्रिकॉशंस के साथ सर्जरी के लिए और अन्य चीज़ों के लिए लेने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी जनता काफ़ी सफर कर रही है। शुरुआती उस टाइम पे जब ये सब कार्रवाई हुई थी, उस टाइम पे एक तो हमारे यहाँ पे जो स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं थी, ट्रूनेट मशीन बहुत कम अवेलेबल थी, और उस वक्त हम लोग पूरी से तैयार नहीं थे। हमारा जो रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत पुअर था, हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट उतना अच्छा नहीं था। अब हमने पिछले 2-2.5 महीनों में इतनी बढ़िया व्यवस्था कर ली है लोकल प्रशासन ने से, तो अगर हम अब पहले से ही पेशेंट को वो पेशेंट लेंगे जो स्क्रीन करेंगे। दूसरी बात है, जो मुख्यमंत्री जी ने एक बात और बोली है कि हमारा कॉलेज भी अब सुविधाएं देगा टेस्टिंग के लिए। अगर कोई प्राइवेट वाले ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ टेस्ट करा सकते हैं, बहुत प्राइवेट से वो टेस्ट कम से कम 1/4 कीमत पे हमारे यहाँ हो जाएगा। वे मानते हैं कि सारी जिम्मेदारी अकेले सरकारी सिस्टम से पूरी नहीं हो सकती है, लिहाजा निजी क्षेत्र के चिकित्सकों को भी कोरोना के साथ इलाज करने की व्यवस्था तैयारियां कर लेनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के पास सीमित स्टाफ है, लिहाजा निजी क्षेत्र के चिकित्सकों को अपनाते हुए इलाज शुरू कर देना चाहिए। लेकिन कोरोना की दहशत और प्रशासन की कार्यवाही की डर के चलते निजी चिकित्सक फिलहाल पूरी तरह से सभी मरीजों को इलाज नहीं दे पा रहे हैं। जिन मानकों की बात कही जा रही है, उन्हें अपनाने के साथ जो इलाज शुरू किया जा रहा है, वे गरीब व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। लिहाजा समस्याएं अभी भी बनी हुई है और प्रशासनिक व सरकारी मशीनरी केवल गुहार व इल्तिजा ही कर रही है। प्रेम और सौहार्द के नाम से विख्यात ताजनगरी आगरा में शहर के प्रथम नागरिक महापौर की सद्भावनाओं की मिसाल पेश की है। सड़क पर बैठे आंसू बहाते व्यक्ति को देख उनकी सहायता के लिए आगे बढ़कर उन्हें खाना खिलाया और उनका हौसला बढ़ाते हुए आगे भी महापौर ने आर्थिक मदद देने का आश्वासन दिया। कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में कई जगह ऐसी घटनाएं या दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां गरीब, असहाय और दिहाड़ी मजदूर अपनी दयनीय हालत पर आंसू बहाता या किस्मत पर रोता नजर आ रहा होगा, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरे देश में ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस विपदा में यदि हम ऐसे लोगों का दुख दर्द बांट सकते हैं, तो इस मुश्किल समय में काटने में उन्हें काफी राहत मिलेगी। आगरा के मेयर नवीन जैन ने भी समाज के लिए ऐसा उदाहरण पेश किया है। बताया जाता है कि बीते शाम रविवार को कमला नगर में महापौर नवीन जैन अपने परिवार व पड़ोसियों के साथ टहल रहे थे, तभी उन्होंने एक रोते बिलखते हुए रिक्शा चालक को देखा। महापौर अपने परिवार के साथ रुके और रिक्शा चालक से रोने का कारण पूछा। रिक्शा चालक ने बताया कि वो टेढ़ी बगिया का रहने वाला है और सुबह से भूखा है। आर्थिक संकट के कारण बाजार खुलने पर वो अपने रिक्शे को लेकर निकला है, लेकिन कोई भी सवारी नहीं मिली और उसकी कमाई नहीं हुई, जिससे वो बुरी तरह से टूट गया है। कब से चालू किया? मुझे साथ 3 बेटी है, मेरी जवान बेटी है तीनों। हाँ। जब से रिक्शा चलाया, पहली बच्ची से रिक्शा चलाया मैंने। अच्छा। मगर आज तक किसी का आगे भीख नहीं मांगी कभी जिंदगी में। अच्छा। मगर अब जो टूट गया वो बुरी तरह जो चलता नहीं है रिक्शा। हो गई तुम्हारी लड़कियों की? जी शादी हो गई? नहीं, एक की हो गई है, दो रह गई अभी। चलो कोई बात नहीं, अभी पहले ठीक हो जाओ फिर तुम आ जाना। तो रिक्शा तुमने आज से शुरू किया है या 2 दिन पहले से किया? नहीं, कम से कम 20 साल हो गए रिक्शा चलाते। 15-20 साल नहीं, अब लॉकडाउन के बाद कब किया? आज ही चलाया। लॉकडाउन के आज ही से शुरुआत करी है। आज से शुरुआत करी। आज सुबह से सवारी नहीं मिली तुम्हारे को? नहीं मिली। एक भी पैसा धंधा नहीं हुआ है? नहीं हुआ, कोई सवारी नहीं मिली? नहीं भाईजान, झूठ नहीं बोलूंगा, केवल उसका मुंह दिखाना, झूठ नहीं बोलूंगा, ईमान वाला आदमी। इस दौरान महापौर ने रोते हुए रिक्शा चालक का ढांढस बंधाया
और उसकी मदद की। महापौर के परिवार ने उसे भोजन कराया तो आर्थिक मदद भी की। इतना ही नहीं, रिक्शा चालक से उसके परिवार का हालचाल भी जाना और भविष्य में भी हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। महापौर नवीन जैन का कहना था कि संकट काल में सबसे ज्यादा गरीब दिहाड़ी मजदूर परेशान है। अगर हमें कहीं भी ऐसे कोई दुखी परेशान इंसान दिखे तो उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। लॉकडाउन के दौरान जहां तमाम सामाजिक कार्यक्रम बंद हो गए, तो वहीं इस दौरान रक्तदान शिविर भी कम हो गए। वहीं सुरक्षित रूप से रक्तदान करने वालों की भी कमी आ गई, लिहाजा ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो गई, जिसे पूरा करने के लिए अब कुछ संस्थाएं प्रयास कर रही हैं और विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर रक्तदान किया जा रहा है। कैंसर, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे, गुर्दे के रोगी जिनका डायलिसिस होता है तो हर डायलिसिस के बाद उनको ब्लड की नीड होती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या जब होती है, जब गर्भवती महिला होती है तो उनको बच्चे के जन्म से पहले रक्त की आवश्यकता होती है। तो उन सब समस्याओं को देखते हुए हम रेगुलरली हर साल हम कैंप लगाते हैं। प्रत्येक महीने हम कैंप लगाते हैं प्रारंभ वेलफेयर सोसाइटी का। तो ये कैंप पिछले कोरोना के टाइम की वजह से नहीं लग पा रहा था, बट उसमें हमारी वॉलेंट्री डोनेशंस हो रही थी। एक करके हम महीने में 2 करके हम करा रहे थे। अब हमने इसलिए कैंप लगाया। एक कैंप हमारा कल लगा था मधुनगर में और एक कैंप आज लगाया और एक कैंप का आयोजन और होना है वो 14 जून को। जैसे हमारे कोऑर्डिनेटर प्रशांत ने कोऑर्डिनेट किया था मधुनगर पे, आज विपुल कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और ये ब्लड डोनेशन कैंप समर्पण ब्लड बैंक पे लगा है और कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्टीन्यूसली भले ही छोटी छोटी मात्रा में रक्त हम इकट्ठा कर पाएँ, पर कोशिश कर रहे हैं कि करते जाएँ। ये नहीं वेट कर रहे हैं कि 100 यूनिट होने चाहिए, 50 होने चाहिए, जो रेगुलर डेज में पॉसिबल था। अब तो अगर 15, 20, 25 यूनिट भी हो जाते हैं तो हम सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि एटलीस्ट उन फैमिलीज़ को, उन पेशेंट्स को हेल्प कर पाएंगे जिनको उसकी बहुत अदद ज़रूरत है। क्योंकि कई सारे रेगुलर डिमांड वाले पेशेंट्स आ भी नहीं पा रहे हैं। ये आज मैनपुरी से एक फैमिली आई हुई है, एक और दूसरी फैमिली बाहर से आई हुई है, क्योंकि वहाँ ब्लड नहीं मिल रहा है। फिरोजाबाद में ब्लड नहीं चढ़ पा रहा, तो वो पेशेंट्स कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे आ रहे हैं थैलेसीमिया के। तो बस उनको मदद हो जाए, इस उद्देश्य से हम लोग ये शिविर। यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी, विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्रीय समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। Senior Secondary School affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling, science lab, computer lab facility, efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility to join Happy and Happening campus. Please contact North Karmyogi Enclave, Kamlanagar, Agra. Contact 8077492195 and 8077492196. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब नजर डालते हैं आगे की कुछ और ताजा खबरों पर। बीते दिनों भाजपा सांसद और प्रसपा प्रदेश अध्यक्ष नितिन कोहली के बीच हुई राजनीतिक नोकझोंक थमने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा सांसद पर अभद्र व्यवहार और सत्ता की हनक में दबंगई करने का आरोप लगाते हुए प्रसपा नेताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और नितिन कोहली पर लगे मुकदमे की वापसी की मांग उठाई गई।
2 जून को प्रसपा के युवा प्रदेश अध्यक्ष नितिन कोहली द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए राशन वितरण कार्यक्रम के दौरान भाजपा के आगरा से सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के बीच हुई कहासुनी का मामला और राजनीतिक समीकरणों के बीच में झूलता हुआ नजर आने लगा है। आपसी विवाद के बाद भाजपा सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा नितिन कोहली पर दर्ज कराए गए मुकदमे को झूठा और बेबुनियादी बताते हुए नेताओं ने जमकर इसकी निंदा की। प्रसपा नेताओं की माने तो प्रशासन सत्ताधारी नेताओं के दबाव में आकर झूठे मुकदमे दर्ज करने के लिए बाध्य हुआ है और इन्हीं सब को लेकर नितिन कोहली पर प्रशासन द्वारा ये मुकदमा दर्ज कराया गया। नितिन कोहली पर दर्ज हुए मुकदमे की जहां एक और निंदा की गई तो वहीं दूसरी ओर एकत्रित हुए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच मुकदमा वापस लेने की मांग उठाई और ज्ञापन सौंपा। जब सभी लोग इस आपातकाल में मिल करके काम कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, तो एक तो बघेल को, एसपी सिंह बघेल को वहां जाना ही नहीं चाहिए था जहां पर ये अन्न वितरण कर रहे थे सामान, और वो जाने के बाद उन्होंने एक कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया। जब थप्पड़ मार दिया तो ये आया कि वहाँ जो महिलाएं थी, महिलाओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। मुकदमा वापस हो और जो उन्होंने मारपीट की है उनके खिलाफ मुकदमा वापस होना चाहिए। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर ताजनगरी आगरा में एकत्रित हुए प्रसपा नेताओं ने सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर सत्ता की हनक सवार होने के आरोप लगाए। उनका कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नितिन कोहली राशन वितरण कर रहे थे, लेकिन मौके पर पहुंचे सांसद एसपी सिंह बघेल ने सत्ता की हनक में जो भी किया उनके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश के ऊपर, माननीय शिवपाल जी के निर्देश के ऊपर कि यहाँ 2 जून को जो घटना घटी और वो घटना हमारे कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष युवा के श्री नितिन कोहली, जो कि यहाँ के ऊपर इस लॉकडाउन में गरीबों को अपना अन्न वितरण कर रहे थे, उसमें यहाँ के सांसद, वो सांसद जो को कायदे से जाना ही नहीं चाहिए था उनको, परंतु वो वहाँ के ऊपर पहुंचे, अभद्रता की उनसे वितरण में मारकूट की, और हमारा पदाधिकारी इतना सम्मानित था कि जब देखा कि हमारे सांसद आए हैं तो उससे आशीर्वाद लेने के लिए बाहर पहुंचे, चरण स्पर्श किए। जब चरण स्पर्श किए तो उन्होंने झापड़ मारा। तो ये बड़ी घटना है और इस बड़ी घटना की निंदा करते हुए और आज हम डीएम और एसपी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ ताजनगरी आगरा में जहाँ एक और गरीब असहाय जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए कोरोना काल में समाज सेवी आगे बढ़कर लोगों की सहायता कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। सत्ताधारी नेता और विपक्षियों के बीच होने वाली आपसी कहासुनी थमने का नाम नहीं ले रही है। बहरहाल अब यही देखना होगा कि सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल द्वारा नितिन कोहली पर लगाए गए मुकदमे और उसकी वापसी के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे नेताओं द्वारा दिए गए ज्ञापन में अब क्या नया मोड़ आता है। सरकार नर्सिंग होम में हुए एक साथ 3 बच्चे, शादी के 26 साल बाद IVF के जरिए महिला के परिवार में किलकारियां गूंजी। बता दें, अत्याधुनिक तकनीक से सरकार नर्सिंग होम में निसंतान लोगों के घरों में खुशियां आ रही हैं। सरकार हॉस्पिटल में हुए एक साथ 3 बच्चे के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। दिल्ली गेट स्थित सरकार हॉस्पिटल में एक महिला ने 3 बच्चे को जन्म दिया। शादी के 26 साल बाद IVF के जरिए महिला को 3 बच्चों की प्राप्ति हुई। उमा IVF इंटरनेशनल सेंटर के डायरेक्टर और IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर देवाशीष सरकार और उनकी टीम की कड़ी मेहनत के बाद महिला को 3 बच्चे हुए। ये पहला मामला नहीं है कि सरकार हॉस्पिटल में एक साथ 3 बच्चे को जन्म दिया गया हो। इससे पहले फिरोजाबाद के फौजी के यहाँ 4 बच्चों को जन्म दिया गया था और 2 बच्चों का तो कई बार IVF के जरिए जन्म हो चुका है। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवाशीष सरकार, डायरेक्टर मॉर्फियस इंटरनेशनल IVF सेंटर सरकार हॉस्पिटल की तरफ से आपको एक अच्छी खबर देना चाहता हूँ। कोविड-19 के इस मुश्किल समय में एक 42 साल की महिला को आज शादी के 26 साल बाद ट्रिपलेट्स यानी कि 3 बच्चों का जन्म IVF तकनीक द्वारा हुआ। ये एक बहुत ही यूनिक केस था क्योंकि महिला की माहवारी बंद हो चुकी थी और उसको दोबारा से शुरू किया गया, जिसके बाद IVF किया गया। ICMR गाइडलाइंस इस केस में फॉलो की गई, जिसमें कि 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए गए, लेकिन भगवान की कृपा रही और नेचर का चमत्कार रहा कि एक एम्ब्रियो डबल बन गया और एक सिंगल रहा। तो कुल मिला के 3
बच्चे घर में आए। महिला ने फीटल रिडक्शन के लिए काउंसिल करने के बाद मना किया और हिम्मत दिखाई, बच्चे आगे कैरी किए और आज वो 3 बच्चों की माँ है। तीनों बच्चे स्वस्थ हैं और हमारी NICU की टीम डॉक्टर निखिल चतुर्वेदी, डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ उन बच्चों का भरपूर ख्याल रख रहे हैं। साथ ही में प्रोफेसर डॉक्टर वरुण सरकार का इस केस में महत्वपूर्ण योगदान रहा। धन्यवाद। डॉक्टर देवाशीष सरकार लगातार कई वर्षों से निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्राप्त करा रही हैं। वहीं लोगों के घरों में लगातार इस तकनीक के द्वारा खुशियां आ रही हैं और सुनी माताओं की गोद भी खिल रही है। सरकार हॉस्पिटल में अत्याधुनिक तकनीक और अनुभवी चिकित्सकों के साथ निरंतर कार्य किया जा रहा है और निसंतान दंपतियों के घर बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं। लॉकडाउन की शुरुआत से ही सरयू धाम एंड मित्र मंडली कोरोना वॉरियर्स लगातार लोगों को खाने पीने का वितरण कर रहे हैं। इसी कड़ी में अनलॉक 1 में जरूरतमंद लोगों को वैभव रेजिडेंसी कॉलोनी में कार्य कर रहे जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। कोरोना काल में लॉकडाउन होने से कई लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी की भी दिक्कत होने लगी है और कई सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जो सामने निकल कर आ रही हैं और लोगों की लगातार मदद कर रही हैं। इसी कड़ी में 24 मार्च से हुए लॉकडाउन से लेकर अब तक सरयू धाम एंड मित्र मंडली कोरोना वॉरियर्स लगातार जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री का वितरण कर जरूरतमंदों का पेट भरने में लगी है। इसी कड़ी में अनलॉक 1 में भी जरूरतमंदों को भोजन कराने से ये संस्था पीछे नहीं हटी। अनलॉक 1 में अत्यंत जरूरतमंद और सरयू धाम और वैभव रेजिडेंसी कॉलोनी में कार्य कर रहे जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। रामलाल आश्रम गए थे, वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत प्रकार की खाद्य सामग्री जो है वहाँ पे भेंट किया और पंडित जी और भाई ने पेठे का स्पेशल पैकेट बनवाया था, उसको भी हम लोगों ने जाकर वहाँ पे दे दिया। इसलिए ये बूथ से सभी जो भरता है, आप सारे लोग, हमने शर्मा जी से कहा कि सर हमारे यहाँ सारे अधिकारी आ चुके, विश्वास करिए 10-15 अधिकारी आ चुके होंगे। हमने कहा हम ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहते हैं जो जैसा हम काम कर रहे हैं वैसे लोग काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आप लोग अपनी हमारी सोसाइटी के हैं तो बेरोक टोक करना चाहते हैं। मैंने कहा आप करिए, इससे बढ़िया कोई बात क्या होगी। पीछे हमारे बैठे हुए हैं अमित भाई, तो इन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करिए, हमको ये वितरण करना है। मैंने वहीं सरयू धाम एंड मित्र मंडली कोरोना वॉरियर्स के साथ कई ऐसी संस्थाएं भी हैं जो जुड़कर लोगों की मदद कर रही हैं। लोगों को अपने हाथ से भोजन कराकर इस नेक काम में कई लोग आगे आ रहे हैं और सरयू धाम एंड मित्र मंडली कोरोना वॉरियर्स की जमकर सराहना की जा रही है। इस अवसर पर बैजनाथ अग्रवाल, कुसुम किशोर, सुनील, अमित अग्रवाल, वही मित्र मंडली कोरोना वॉरियर्स के लगभग सभी सदस्य द्वारा लोगों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। फीस माफी और अगली कक्षा में प्रमोट किए जाने की मांग ले NSUI ने विश्वविद्यालय को ज्ञापन सौंपा। NSUI का कहना है कि देश भर में जो स्थितियां हैं, ऐसे में कोई भी विश्वविद्यालय वर्तमान समय में परीक्षा नहीं करा सकता। लिहाजा विश्वविद्यालय पिछले रिकॉर्ड के आधार पर छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करे व उनकी फीस माफ की जाए। लॉकडाउन के चलते देश भर के अधिकतर विश्वविद्यालयों की परीक्षा नहीं हो सकी है। वर्तमान समय में अधिकतर विश्वविद्यालय जुलाई माह या इसके बाद परीक्षा कराए जाने पर विचार कर रहे हैं। आगरा के डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में भी जुलाई से विश्वविद्यालय की परीक्षा संभावित है। NSUI ने विश्वविद्यालय को ज्ञापन सौंपा और इन परीक्षाओं को न कराए जाने की मांग उठाई है। NSUI का कहना है कि जो माहौल चल रहा है, ऐसे में परीक्षा कराना छात्रों की जान को खतरे में डालना है। लिहाजा विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को उनके पिछले रिकॉर्ड के आधार पर अगली कक्षा में प्रमोट कर दे। NSUI पूरे देश भर में एक मांग कर रही है देश भर के सभी विश्वविद्यालयों से कि जो छात्रों को प्रमोट किया जाए, बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट किया जाए, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थिति है देश में वो बहुत खराब है। छात्रों के स्वास्थ्य को लेकर NSUI गंभीर है और NSUI चाहती है कि छात्रों को प्रमोट कर फर्स्ट ईयर वाले छात्रों को सेकंड ईयर वालों को थर्ड ईयर छात्रों को पर पिछले 2 वर्ष के रिकॉर्ड के आधार पर पास किया जाए। इसी को लेकर आज NSUI ने आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात की। कुलपति ने मामले को समझा और उन्होंने कहा कि इस पर विचार करके आपको जल्दी से जल्दी बताया जाएगा। वहीं NSUI ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि छात्रों को फीस में भी राहत दी जानी चाहिए। लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह से कक्षाएं नहीं चली है, ऐसे में छात्रों को फीस में रियायत मिलनी चाहिए जिससे उन्हें राहत मिल सके।
डॉक्टर एमपीएस वर्ल्ड स्कूल के छात्रों के लिए ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने प्रतिभाग करते हुए अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसमें पेरेंट्स का भी विशेष सहयोग रहा। डॉक्टर एमपीएस वर्ल्ड स्कूल के छात्रों के लिए ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका विषय था ब्रेकिंग द चेन। इस समर कैंप में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराई गई, जैसे कि नृत्य, संगीत, चित्रकला, स्पीकिंग स्किल्स, व्याख्यान, कुकिंग, इंटरव्यू, मूवी मेकिंग, साइंस, एक्सपेरिमेंट, कॉमेडी आदि रहा। विद्यार्थियों ने इन कलाओं द्वारा अपने हुनर का प्रदर्शन किया, जिससे बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा सामने आई व उनके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस समय कैंप के अहम व ब्रेकिंग द चेन ने भी अपनी सराहनीय सफलता प्राप्त की, जिसमें कि अध्यापकों व छात्रों के मध्य तर्क संगत विचारों के आदान प्रदान से ऐसे निष्कर्ष निकले, जिससे कि भविष्य में ऐसी महामारी जो छुआछूत से फैलती है, उसमें स्वयं व समाज को सुरक्षित किया जा सके। छात्राओं ने इस आयोजन में अपने विवेक का परिचय दिया। इस अवसर पर पेरेंट्स का सहयोग भी सराहनीय रहा। डॉक्टर एमपीएस वर्ल्ड स्कूल के चेयरपर्सन स्क्वाड्रन लीडर ए.के. सिंह ने छात्राओं के सकारात्मक व्यक्तित्व को उभारने के लिए शारीरिक व मनोमस्तिष्क का विकास करने का संदेश दिया। प्रधानाचार्य ने कहा कि जीवन के साथ हमेशा सकारात्मक सोच रखें। इस कार्यक्रम में कॉर्पोरेट हेड मनोज शर्मा, एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर राखी शर्मा, शैली कपूर, भावना, शीतल, अंकित, पंकज शर्मा, अनुराग पचौरी आदि अध्यापक वर्ग का सहयोग रहा। खेत में सो रहे एक व्यक्ति की गांव के दबंगों ने पहले तो जमकर मारपीट की और इतना से भी मन नहीं भरा तो दोनों आंखें फोड़ दी। मामला फिरोजाबाद थाना नसीरपुर के नगला सीताराम का है। वहीं पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने मामले में संज्ञान नहीं लिया। फिरोजाबाद थाना नसीरपुर के नगला सीताराम में राम बहादुर एक ट्यूबवेल पर लेटे थे। नामजद लोगों ने रात में हमला कर आंखें फोड़ दी। सर में काफी चोट आई। परिजन अस्पताल लेके गए। पुलिस ने 30 अप्रैल 2020 को एनसीआर दर्ज कर इतिश्री कर दी थी। पीड़ित ने काफी शिकायत पत्र दिए, लेकिन थाना पुलिस के कान में जू तक नहीं रेंगी और बेखौफ अपराधी पीड़ित को ही धमका रहे हैं। पीड़ित का पुत्र अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। न्याय की गुहार लगाई जा रही है। बताया गया है दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं। दोनों आंखों से बेकार हो चुके हैं, उनको दिखता नहीं है बिल्कुल। और मान में भी मतलब बहुत चोटें दिखाई गई हैं। मैंने सर्जरी कराई थी। अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? सुनवाई नहीं हुई है। जो लोगों ने हमला किया है वो कहते हैं मैंने पैसे देकर सब काम किए हैं। खेत पर सो रहे व्यक्ति की गांव के दबंगों ने पहले तो जमकर मारपीट की। जब इतने में मन नहीं भरा तो दोनों आंखें भी फोड़ दी। अब इसके बाद पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है, जिसके एवज में पीड़ित लोग दर न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए मून न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी, विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सैन एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। Senior Secondary School affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling.
science lab, computer lab facility, efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility to join Happy and Happening campus. Please contact North Karmyogi Enclave, Kamlanagar, Agra. Contact 8077492195 and 8077492196. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का कहना, आगरा के चिकित्सक सीख ले कोरोना के साथ जीना, कोरोना के मरीजों को चिकित्सक दे सही इलाज। पर्यटन व्यवसाय चालू न होने से व्यापारियों में भारी नाराजगी, नहीं हो पा रहा है कामकाज शुरू। पीड़ित की आंखें फोड़ फिरोजाबाद थाना नसीरपुर में खुलेआम घूम रहे हैं अपराधी, पुलिस प्रशासन नहीं कर रही है कार्यवाही। देहात में एसडीएम सदर ने जारी की गाइडलाइन, दुकानें खोलने को लेकर बनी लोगों की भ्रांतियां गाइडलाइन के जारी होने के बाद हुई दूर। बरसात के पहले नगर निगम ने शहर के नाले सफाई का कार्य किया शुरू, विशाल पंपिंग मशीन के उद्घाटन के साथ शहर भर में काम हुआ शुरू। फीस माफी को लेकर एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। एनएसयूआई का कहना, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करें व फीस की जाए माफ। प्रसपा प्रदेश अध्यक्ष नितिन कोहली और भाजपा सांसद के बीच राजनीतिक नोकझोंक नहीं रही है थम। भाजपा सांसद पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए नेताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। लॉकडाउन की वजह से ब्लड बैंकों में हुई रक्त की कमी को देखते हुए कई संस्थाएं कैंप लगाकर कर रही हैं रक्त का दान। रक्तदान महादान कर दिया जा रहा है संदेश। शहर और देहात में बाजार खोले जाने के लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी की गई हैं, जहां शहर में नगर निगम और जिला प्रशासन ने अपनी गाइडलाइन जारी की, तो वहीं देहात इलाकों में एसडीएम सदर गरिमा यादव ने बाजारों को खोले जाने के लिए अपनी गाइडलाइन जारी की। दरअसल बाजार खोले जाने को लेकर शहर और देहात में भ्रांतियां थी, जहां जिला प्रशासन ने अपनी गाइडलाइन जारी करके स्थितियां साफ कर दी हैं। बाजार खोले जाने को लेकर शहर और देहात में अलग अलग स्तर पर गाइडलाइन जारी की गई है, जहां नगर निगम ने आगरा शहरी सीमा क्षेत्र में बाजार खोले जाने को लेकर संविषम स्थिति में बाजार खोले जाने की अनुमति दी, तो वहीं देहात की जिम्मेदारी एसडीएम सदर गरिमा यादव पर है। जिला प्रशासन नगर निगम के साथ में देहाती इलाकों में सामंजस्य बिठाते हुए प्रणाली के जरिए देहात इलाकों में बाजार खोले जाने हैं। साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया है कि दवाई, शराब और दूध की दुकानें रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत नहीं आएंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकान हो, शोरूम हो या फिर अन्य दुकान हो, इनको खोले जाने के लिए बकायदा देहाती इलाकों में एसडीएम ने तय दिन कर दिया है कि किस दिन कौन सी दुकान खोली जानी है। जितने भी देहात क्षेत्र हैं उसमें